स्टडी विथ एआई में आपका स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। और ये विषय सीधे कक्षा 11 रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी पुस्तक के अध्याय 3 से लिया गया है। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य एक विशेषज्ञ शिक्षक की तरह स्टेप बाय स्टेप ये समझना है कि रसायन विज्ञान में 114 से अधिक तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया और उनके गुणधर्म एक निश्चित पैटर्न क्यों दर्शाते हैं। मतलब बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और विज्ञान की गहराई को समझने की इच्छुक लोगों के लिए यह चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट साबित होगी। एकदम सही। तो इतिहास से शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के इतिहास में अगर हम सन 1800 की बात करें तो उस समय केवल 31 तत्व ज्ञात थे। हाँ, फिर 1865 तक आते आते ये संख्या 63 हो गई। और आज हम 114 से भी अधिक तत्वों के बारे में जानते हैं। इतने सारे तत्वों और उनके यौगिकों का अलग अलग अध्ययन करना तो मतलब असंभव ही था। वर्गीकरण की जरूरत यहीं से पैदा हुई। हाँ। जब तत्वों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी तो रसायनज्ञों ने महसूस किया कि इन्हें याद रखने के लिए कोई पैटर्न खोजना होगा। सबसे पहला गंभीर प्रयास 1829 में जर्मन वैज्ञानिक जॉन डॉबेराइने ने किया था ना। हाँ, उन्होंने समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक या ट्राइड्स कहा गया। त्रिक शब्द पर जोर देना जरूरी है यहाँ। मैंने इस त्रिक के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन इसका गणित काम कैसे करता है? नियम यह था कि किसी भी त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दोनों किनारों वाले तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। इसे बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के ग्रुप से समझते हैं। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। अगर हम लिथियम का परमाणु भार लें जो 7 है और तीसरे तत्व पोटेशियम का परमाणु भार लें जो 39 है। अब अगर हम 7 और 39 को जोड़ें तो 46 आता है। और इसका औसत निकालने के लिए आधा करें लगता है। लेकिन विज्ञान में सिर्फ 1 या 2 अच्छे पैटर्न से काम नहीं चलता। समस्या ये थी कि डॉबेराइनर का ये नियम केवल कुछ ही तत्वों पर लागू हो सका। बाकी तत्वों को इस गणितीय ढांचे में फिट करना असंभव हो गया होगा। हाँ, इसलिए इसे महज एक संयोग मानकर छोड़ना पड़ा। इसके बाद कहानी 1865 में पहुंचती है, जब अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक नियम यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का प्रस्ताव रखा। न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा और एक नई बात नोटिस की। ये वही नियम है ना जिसमें उन्होंने पाया कि किसी भी तत्व से शुरुआत करने पर हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। हाँ, बिल्कुल संगीत के सुरों की तरह। जैसे सारे गामा पा धा नी के बाद 8वां सुर फिर से सा लौटकर आता है। एनालॉजी बहुत काव्यात्मक है, लेकिन विज्ञान इतना संगीतमय हमेशा नहीं होता। सही कहा। न्यूलैंड का ये अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही सही साबित हुआ। कैल्शियम के बाद के भारी तत्वों पर पहुंचते ही ये सुर बेसुरा हो गया, क्योंकि 8वें तत्व के गुण पहले से मेल नहीं खा रहे थे। फिर भी न्यूलैंड के इस प्रयास को कम नहीं आंका जा सकता। इसी ने पहली बार ये विचार दिया कि तत्वों के गुणों में एक आवर्तिता, ये पीरियोडिसिटी होती है, जहां एक निश्चित अंतराल के बाद गुण खुद को दोहराते हैं। और शायद इसी आवर्तिता के विचार ने रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। मेंडलीव का कदम ऐतिहासिक था। उन्होंने घोषणा की कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ कीवर्ड है परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी खासियत केवल तत्वों को पंक्तियों और स्तंभों में सजाना नहीं था। उनका असली योगदान उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण था। मेंडलीव ने अपनी सारणी बनाते समय बीच बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। क्या उस समय के वैज्ञानिकों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा कि ये कैसी अधूरी टेबल है? कोई भी वैज्ञानिक अपनी थ्योरी में खाली जगह क्यों छोड़ना चाहेगा? यही तो मेंडलीव का आत्मविश्वास था। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि प्रकृति में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। उन्होंने सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, बल्कि संस्कृत के शब्द एका का उपयोग करते हुए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे की खाली जगहों को एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया। और भविष्यवाणी की कि जब ये तत्व मिलेंगे तो इनके गुण इन ज्ञात तत्वों जैसे ही होंगे। और जब सालों बाद गैलियम और जर्मेनियम की खोज हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि गैलियम का घनत्व, उसका गलनांक
और यहां तक कि उसके ऑक्साइड का सूत्र बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम के लिए बरसों पहले प्रिडिक्ट किया था। एक वैज्ञानिक के लिए इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? लेकिन मेंडलीव की समझदारी सिर्फ भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं थी। हाँ, उनका मुख्य लक्ष्य समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना था। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने कभी-कभी अपने ही नियम को तोड़ा। इसका सबसे प्रसिद्ध अपवाद आयोडीन और टेल्यूरियम है। आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम से कम था, इसलिए नियमानुसार उसे पहले आना चाहिए था। लेकिन अगर आयोडीन को पहले रख देते तो वो गलत समूह में चला जाता। इसलिए गुणों की समानता बनाए रखने के लिए टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले रखा गया, ताकि आयोडीन को फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले सही समूह में रखा जा सके। ये दिखाता है कि एक अच्छा वैज्ञानिक सिर्फ कच्चे डेटा का गुलाम नहीं होता। फिर भी मेंडलीव की सारणी अंतिम सत्य नहीं थी। उसमें सुधार की जरूरत थी, जहां से आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की शुरुआत हुई। मेंडलीव के समय से आज की सारणी में सबसे बड़ा सैद्धांतिक बदलाव आधार का बदलना था। आधुनिक आवर्त नियम का आधार परमाणु भार नहीं, बल्कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है। जब वैज्ञानिकों ने यह समझा कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो रसायन विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल गया। मतलब तत्वों के रासायनिक गुण असल में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके वजन पर। बिल्कुल। अब सारणी की संरचना की बात करते हैं। जो क्षैतिज या लेटी हुई लाइनें हैं, उन्हें आवर्त या पीरियड्स कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 7 है। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है या खड़ी लाइनें हैं, उन्हें वर्ग या ग्रुप्स कहते हैं, जो कुल 18 हैं। लेकिन सारणी को सही मायने में समझने के लिए इसे ब्लॉक में बांटा गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक या ऑर्बिटल में जाता है, इसके आधार पर तत्वों को S, P, D और F ब्लॉक में बांटा गया है। सारणी के एकदम बाएं हिस्से में S ब्लॉक है और दाएं हिस्से में P ब्लॉक। इन दोनों को मिलाकर निरूपक तत्व या मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। और सारणी के बीच में जो बड़ा सा हिस्सा है वो D ब्लॉक है। हाँ, इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये धातुएं हैं, रंगीन आयन बनाती हैं और उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में काम आती हैं। सारणी के नीचे जो 2 अलग से कतारें रखी गई हैं, वे F ब्लॉक के तत्व हैं, जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स शामिल हैं, जिनमें से कई रेडियोधर्मी और मानव निर्मित हैं। अब परीक्षाओं के लिए कुछ अपवादों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन S कक्षक में जाता है, लेकिन पूर्ण कोश होने के कारण इसे P ब्लॉक में अक्रिय गैसों या नोबल गैसेस के साथ रखा गया है। और हाइड्रोजन का स्थान भी सबसे ऊपर अलग से रखा गया है। तत्वों की इस व्यवस्था को समझ लेने के बाद अब हम इस सारणी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता या पीरियोडिक ट्रेंड्स। यह भाग परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम समझेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या बदलाव आते हैं और क्यों। शुरुआत परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस से करते हैं। बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है। इलेक्ट्रॉन तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आकार बढ़ना चाहिए ना, ये घटती क्यों है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक खिंचते हैं। और ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ती है? हाँ, क्योंकि नए ऊर्जा स्तर जुड़ते हैं और आंतरिक इलेक्ट्रॉन एक आवरण या शील्ड बना लेते हैं, जिसे आवरण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब इसे ऐसे समझो, मान लो नाभिक है एक बहुत बड़ा रॉक स्टार जो स्टेज पर है, और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन वो दर्शक हैं जो एकदम पीछे खड़े हैं। अब अगर स्टेज और पीछे वाले दर्शकों के बीच बहुत सारे लोग यानी अंदरूनी इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो क्या होगा? पीछे खड़े दर्शकों को रॉकस्टार ठीक से नहीं दिखेगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक ढाल या स्क्रीन का काम करते हैं, जो नाभिक के आकर्षण बल को बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने से रोक देते हैं। आयनी त्रिज्या की बात करें तो धनायन या कैटायन का आकार अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। स्पीशीज जैसे मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। इसमें जिसमें सबसे ज्यादा धनावेश होगा उसकी त्रिज्या सबसे छोटी होगी, यानी एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा होगा।
अब आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। ये परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ये बाएं से दाएं बढ़ती है और ऊपर से नीचे घटती है। अक्रिय गैसों यानी नोबल गैसों की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, क्योंकि उनका विन्यास सबसे स्थायी होता है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता का क्या? हैलोजन वर्ग जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक यानी 4.0 होती है। इन सब प्रवृत्तियों को समझने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आवर्त सारणी को समझना केवल रटना नहीं है। यदि हम सारणी में किसी तत्व का पता जानते हैं, तो इन आवृत्ति प्रवृत्तियों की मदद से हम उस तत्व के व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह जानकारी के महासागर को नेविगेट करने का सबसे तार्किक तरीका है। आज हम कृत्रिम तरीकों से 118 तक परमाणु क्रमांक वाले नए तत्वों का निर्माण कर रहे हैं। इन भारी और अस्थिर तत्वों की खोज के साथ क्या हम आवर्त सारणी की भौतिक सीमाओं तक पहुंच चुके हैं? या प्रकृति में स्थायित्व का कोई ऐसा द्वीप या आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी छिपा है जो भविष्य में खोजा जाएगा और रसायन विज्ञान के नियमों को पूरी तरह से बदल देगा? यह सच में सोचने वाली बात है।